आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसी जंग की जिसने सिर्फ 13 दिनों में, जी हां सिर्फ 13 दिनों में एक नए देश को जन्म दे दिया और दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये कहानी है 1971 के युद्ध की। तारीख थी 3 दिसंबर 1971। ये वो दिन था जब महीनों से जो तनाव सुलग रहा था ना, वो अचानक एक फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो गया। पर सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था इस दिन? पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन चंगेज खान और इसके तहत भारत के एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 एयरफील्ड्स पर अचानक बमबारी कर दी। बस यही वो कदम था जिसने भारत को ऑफिशियली उस लड़ाई में खींच लिया जो पूर्वी पाकिस्तान में तो कई महीनों से चल ही रही थी, और सच कहें तो इसी एक कदम ने जंग का नतीजा भी तय कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंग हुई ही क्यों, और पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मामले में इस क्रूर सिविल वॉर में भारत का क्या कनेक्शन था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कहानी की एकदम शुरुआत में। तो ये कहानी शुरू होती है 1947 में, बंटवारे के साथ। पाकिस्तान एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे देश के तौर पर बना। इसके दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये दोनों हिस्से सिर्फ जमीन से ही अलग नहीं थे, बल्कि इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। जरा सोचकर देखिए, एक ही देश के दो हिस्से और उनके बीच में 1600 किलोमीटर का फासला, और वो भी भारत की जमीन से होते हुए। ये हकीकत थी। अब दिक्कत ये थी कि सारी की सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी, और ईस्ट पाकिस्तान, जहां देश की ज्यादातर आबादी रहती थी, उसे एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। और इस दरार की जो सबसे पहली और बड़ी वजह बनी, वो थी भाषा। 1948 में जब उर्दू को इकलौती नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, तो बंगाली बोलने वाले ईस्ट पाकिस्तान में जाहिर है गुस्सा भड़क गया। देखिए, ये सिर्फ एक भाषा का सवाल नहीं था, ये उनकी पूरी संस्कृति और उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था। और बात सिर्फ कल्चरल डिफरेंस की नहीं थी, ये तो सीधा सीधा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। आप आंकड़े देखिए, हैरान रह जाएंगे। ईस्ट पाकिस्तान देश के टोटल रेवेन्यू में 62% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन जब बजट का हिस्सा देने की बारी आती तो उसे 30% से भी कम मिलता था। मतलब ये तो खुला अन्याय था, और इसी अन्याय से गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क रही थी। तो फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस सुलगते हुए गुस्से को एक बड़े विद्रोह में बदल दिया? वो चिंगारी थी एक चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसके नतीजों को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। साल था 1970। पाकिस्तान में हुए पहले जनरल इलेक्शंस। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उसने जबरदस्त जीत हासिल की। 313 में से 167 सीटें जीती, मतलब एकदम क्लियर मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी के हिसाब से सरकार बनाने का हक उन्हीं का था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में जो मिलिट्री की सरकार बैठी थी, उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने लोगों के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया और नेशनल असेंबली ही भंग कर दी। बस लोकतंत्र के इस तरह खुलेआम हत्या ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। और इस विरोध का जवाब कैसे दिया गया? गोलियों से, टैंकों से। 25 मार्च 1971 पाकिस्तानी आर्मी ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। और ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक सोचा समझा नरसंहार था अपनी ही आवाम के खिलाफ। इसमें चुन चुनकर बुद्धिजीवियों, स्टूडेंट्स और आम लोगों को निशाना बनाया गया। इस जुल्म से बचने के लिए लोगों का सैलाब भारत की तरफ उमड़ पड़ा। कोई 100-200 नहीं, लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी बॉर्डर पार करके भारत आ गए। ये इतिहास के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक था, और जाहिर है इसने भारत पर जबरदस्त इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर डाल दिया। और जो लोग वहां से भाग नहीं पाए, उनकी किस्मत तो और भी भयानक थी। अगले कुछ ही महीनों में एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और उनके लोकल सपोर्टर्स ने मिलकर करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। ये दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। रेप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अनुमान है कि करीब 4 लाख औरतों और लड़कियों के साथ सिस्टमैटिक तरीके से रेप किया गया। जुल्म का ये पैमाना सोच से भी परे था, और दुनिया उस वक्त काफी हद तक खामोश तमाशा देखती रही। तो चलिए अब वापस आते हैं दिसंबर 1971 पर, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया।
तो अब भारत के पास भी जवाब देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स, जिन्हें मुक्ति वाहिनी कहा जाता था, उनके साथ मिलकर एक डिसाइसिव एक्शन शुरू कर दिया। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ और बहुत असरदार थी। 2 मोर्चों पर काम करना था। एक तो वेस्ट में पाकिस्तानी हमलों को रोके रखना और दूसरा ईस्ट में बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ना। और इस स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर में भी भारत का दबदबा कायम था। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी सबसे खतरनाक सबमरीन PNS गाजी रहस्यमयी तरीके से विशाखापट्टनम के पास डूब गई। इन जीतों का सीधा मतलब ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में फंसी पाकिस्तानी फौज तक मदद पहुंचने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। और देखते ही देखते ये लड़ाई एक ग्लोबल चेस बोर्ड में बदल गई। एक तरफ थे अमेरिका और चीन, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। यहां तक कि अमेरिका ने तो अपना 7वां बेड़ा 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। लेकिन भारत भी अकेला नहीं था। इंडो सोवियत ट्रीटी के तहत सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजकर अमेरिकी बेड़े का रास्ता रोक दिया। सिर्फ 13 दिनों के अंदर जंग का नतीजा साफ दिखने लगा था। इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था। अब पाकिस्तानी फौज के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और फिर वो दिन आया, 16 दिसंबर 1971। जंग शुरू होने के ठीक 13 दिन बाद एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। ढाका में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ इंडियन और बांग्लादेशी फोर्सेस की जॉइंट कमांड के सामने पब्लिकली सरेंडर कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। एक तरफ ये पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त हार थी, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए एक नई सुबह का आगाज था। और इसी सरेंडर के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। इसके बाद अगले कुछ सालों में शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ और बांग्लादेश को यूनाइटेड नेशंस में भी उसकी राइटफुल जगह मिल गई। आज 50 साल से भी ज्यादा हो गए इस बात को। लेकिन 1971 की जंग सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे भाषा, संस्कृति और इंसाफ की लड़ाई एक पूरे देश को जन्म दे सकती है। इसकी विरासत आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और पहचान को आकार दे रही है। और ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि इतिहास कभी मरता नहीं है, वो बस वक्त के साथ अपना रूप बदलता रहता है।